नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी क्रैम पर। अब इस वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इस वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ में भी हमारा अमेरिकन रिवॉल्यूशन का एक सब सीरीज चल रहा था, जिसका पहला लेक्चर आप देख चुके होंगे। अब उस लेक्चर में हमने अमेरिकन रिवॉल्यूशन के कॉजेज़ को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशियो कल्चरल कॉजेज़ देखे थे। अब इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स क्या रहा अमेरिकन रिवॉल्यूशन के दौरान, क्या क्या घटनाएं घटी, किस क्रोनोलॉजी में घटी और उनका क्या महत्व था। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन में टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स क्या रहा था। और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक और छोटी सी बात मैं ये कहूँगा कि आप लेक्चर के साथ साथ नोट्स नहीं बनाइए। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे मेरे लेक्चर को, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया है वो यूजुअल प्रेजेंटेशन की तरह नहीं है। प्रेजेंटेशंस यूजुअली पावरफुल पिक्चर्स, पावरफुल सोर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप तक पॉइंट ड्राइव करते हैं। इतना टेक्स्ट नहीं होता उनमें, लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन में इतना टेक्स्ट जानबूझकर इसलिए डाला है कि अगर आप नोट्स लेने की कोशिश करें तो आपको बार बार वीडियो रिवाइंड करके मेरी बोली हुई बात सुन कर लिखने की ज़रूरत ना पड़े। इससे एस्पिरेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने वीडियो में ही टेक्स्ट डाल दिया है, मैंने प्रेजेंटेशन में ही टेक्स्ट डाल दिया है। आप पहले लेक्चर सुन लीजिए, कहानी पूरी अच्छी तरह से सुन के समझिए और उसके बाद लास्ट में जब आप कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए फिर आप नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं बिना समय और गवाए हुए। तो एक क्विक रिकैप सबसे पहले ये ले लें कि पिछले वीडियो में भी हालांकि हमने किया था, लेकिन एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि ब्रिटेन ने एक सीरीज ऑफ एक्ट्स पास किए और इन एक्ट्स ने अमेरिकन्स के मन में ये भावना पैदा करने में कहीं ना कहीं ये योगदान दिया कि हमारी सारी मुसीबतों का जड़ कौन है, ये ब्रिटिशर्स हैं। तो 1651 में सबसे पहले एक नेविगेशन एक्ट पास करता है। इस नेविगेशन एक्ट में ब्रिटिश कहता है कि जो हमारे ही जहाज ट्रेड में इस्तेमाल हो सकते हैं, तुम्हारे यहाँ खुद के बने हुए जहाज या कहीं बाहर से इंपोर्ट किए गए जहाज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है। 1660 में 1660 में इन्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट पास करता है ब्रिटेन, जिसके तहत कहता है कि कुछ कमोडिटीज जिसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड या इंग्लिश कॉलोनीज को एक्सपोर्ट करना होगा, जैसे कि कॉटन, इंडिगो, टोबैको। फिर उसके तहत 1663 का समय आ जाता है और उस समय एक स्टेपल एक्ट पास किया जाता है। अब स्टेपल एक्ट क्या था, स्टेपल एक्ट के बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये अमेरिका है, ये कोई थर्ड कंट्री है बी, और ये इंग्लैंड है। अब यहां से अगर अमेरिका को कुछ सामान मंगवाना है तो वो सीधा ही जाएगा और इसकी कीमत मान लेते हैं 10 रुपये रही होगी। लेकिन स्टेपल एक्ट ने क्या किया कि ये सामान यहां से पहले इंग्लैंड जाएगा, यहाँ पे इसी सामान को अनलोड किया जाएगा, अनपैक किया जाएगा, उसके बाद उस पर ड्यूटी लगाई जाएगी और उसके बाद ये सामान अमेरिका आएगा। तो ये 10 रुपये का जो सामान था यहाँ गया, अनपैकिंग हुई, ड्यूटी लगी, कुछ एक्सपेंस रहा होगा, कुछ ड्यूटी लगी होगी, आप ऐसा समझ सकते हो कि 3 से 4 रुपये यहाँ जुड़ गए। तो अमेरिकन को अब ये सामान 14 रुपये में मिलने लगा। तो ये जो 4 रुपये एक्स्ट्रा थे ये एज अ टैक्स मोटे तौर पे समझे तो अमेरिकन इंग्लैंड को दे रहे थे। ये अमेरिकन को मंजूराज नहीं आया कि हमसे टैक्स ये कैसे ले रहा। इसी के साथ साथ धीरे धीरे समय बढ़ता है और 1699 में वुल एक्ट पास कर दिया जाता है। और वुल एक्ट के तहत ये कहा गया कि जो वुल है इसका इंपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लैंड से करेंगे, और अगर आप वुल का सेल अगर अमेरिका के अंदर भी होता है तो उस पर भी टैक्स लगाया गया। तो इन सारे एक्ट्स ने अमेरिकन के मन में कहीं ना कहीं ये भावना पैदा कर दी कि ब्रिटिशर्स आर द सोर्स ऑफ आवर सॉरो, ब्रिटिश ही हमारी सारी मुसीबतों, सारी फसाद का जड़ है। हालांकि अभी तक ये भावना उनके अंदर नहीं आई थी कि ब्रिटेन को हमें खदेड़ देना है, लेकिन ब्रिटेन के खिलाफ थोड़ा थोड़ा आक्रोश बढ़ने लगा था इन सब एक्ट्स के पास होते होते। अब इसी बीच समय बढ़ता जाता है और 1754 का समय आता है। अब अगर आपको याद होगा तो 1756 से 1763 तक 1756 टू 1763 7 ईयर्स वॉर हुआ था। ये 7 ईयर्स वॉर किनके बीच हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन लास्ट लेक्चर में किया है, यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर ये आप जान लीजिए मोटे तौर पर कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ये समय था। अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का लेक्चर आपने देखा है तो ये 1750 1760 ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पीक का समय था। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिस देश में हो रहा होता है उस देश को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए और मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स चाहिए। तो हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अमेरिकन रिवॉल्यूशन के पहले लेक्चर कॉजेज ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन में देखा था कि ये 13 कॉलोनीज ये ब्रिटिश थी, इधर फ्रांस का कंट्रोल था और नीचे स्पेन था। तो ये फ्रांस और ब्रिटेन
ये जो जमीन है ये हथियाने की कोशिश में था ब्रिटेन, और ये जो 13 कॉलोनीज है ये हथियाने की कोशिश में था फ्रांस। तो इस जमीन के झगड़े को लेकर 7 ईयर्स वॉर हुआ, और ये जमीन इन्हें क्यों चाहिए थी? क्योंकि अगर वो जमीन हथियाते हैं तो वहाँ के लोग उन्हें मिलेंगे, वहाँ का रॉ मटेरियल मिलेगा। रॉ मटेरियल और मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स दोनों ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को प्रोपेल करेगा। मोटे तौर पर यह था 7 ईयर्स वॉर का सार। अब इसे डिटेल में जानना है तो आप पिछले लेक्चर देखिए, नहीं तो मैं आगे भी मैंने इसके एक स्लाइड डाल दिया जहां आप इसे पढ़ सकते हो। चलिए, इसी बीच एक अल्बानी कांग्रेस हुआ 1754 में। अब ये अल्बानी कांग्रेस क्या था? यहाँ पे 13 कॉलोनीज, अमेरिका की जो 13 की 13 कॉलोनीज थी, इनके रिप्रेजेंटेटिव ने सोचा कि हमें एकजुट होना होगा, क्योंकि हमारे सर पर 7 ईयर्स वॉर का खतरा मंडरा रहा है। जब फ्रांस अटैक करेगा तो फिर हम क्या करेंगे? हमें एकजुट रहेंगे तभी हम लड़ सकते हैं। उन्हें लगता था कि ब्रिटिशर्स तो एक्सप्लॉइट कर ही रहे हैं और फ्रांस उनसे भी बुरा है, आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत थी। लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा है कि सबसे पहले हमें फ्रांस के अटैक के खतरे से जूझने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। तो 13 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलने का प्लान बनाया, और वहां पे इन्होंने सोचा कि एक ग्रैंड काउंसिल बनाई जाएगी, जिसमें मेंबर्स आएंगे, 13 कॉलोनीज मेंबर्स इलेक्ट करके डालेंगे, 13 कॉलोनीज मेंबर इलेक्ट करके डालेंगे, और इसमें ब्रिटेन प्रेसिडेंट जनरल इलेक्ट करके अपनी तरफ से भेजेगा, ये ब्रिटेन भेजेगा। और ये जो है ये एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के फॉर्म में 13 कॉलोनीज को एक कलेक्टिवली गवर्न करने का प्रोसेस बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी, जिससे कि सर पर मंडरा रहे 7 ईयर्स वॉर यानी कि फ्रांस के खिलाफ वॉर के खतरे से एक साथ जूझा जा सके। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स को अमेरिका से भगाने की बात नहीं की गई है अभी तक ये भावना इनके अंदर पूरी तरह से नहीं पनपी थी। हालांकि ये प्लान सक्सीड नहीं होता है। ब्रिटिशर्स को लगा कि इस प्लान से वो अपना प्रभुत्व जो है वो खो देंगे, और कॉलोनीज को लगा कि वो काफ़ी कुछ ब्रिटिशर्स को सीड कर रहे हैं अपना पावर, इसलिए इन दोनों को अपने प्रभुत्व पर खतरा लगा और अल्बानी कांग्रेस सक्सीड नहीं हुआ। अब देखिए, पिछले लेक्चर में हमने देखा था बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब का एक न्यूज़पेपर आया करता था, पेंसिल्वेनिया गैजेट। उस पेंसिल्वेनिया गैजेट में इन्होंने इस अल्बानी कांग्रेस के पास वाले समय में एक इमेज डाला था। उस इमेज में एक सांप जो था उसे 7 पार्ट में टूटा हुआ है, और उन्होंने लिखा ज्वाइन और डाई, स्ट्रेंथ एंड यूनिटी की कहीं ना कहीं इन्होंने बात करने की कोशिश की थी। अब जो 7 ईयर्स वॉर की स्लाइड की बात कर रहा था वो ये स्लाइड है। इस पे हमने डिटेल डिस्कशन पिछले लेक्चर में किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया हो तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। 1765 में स्टैम्प एक्ट आया। अब ये एक्ट भी किस लिए आया था लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, बट फिर भी एक बार इसे डिस्कस करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। स्टैम्प्स एक्ट 1756 टू 1763 तक 7 ईयर्स वॉर चला ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। हालांकि ये वॉर ब्रिटेन ये वॉर जीत जाती है, लेकिन आप ये सोच के देखो कि 7 साल तक अगर कोई देश लड़ता रहता है तो उसके स्टेट कॉफर्स की हालत क्या होगी, उसके फिनेंसेस की हालत क्या होगी। ब्रिटेन इस वक्त तक फाइनेंशियली बहुत ही वीक हो चुका था, उसे पैसों की ज़रूरत थी, और वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे लाने का ये तरीका ढूंढा इन्होंने, स्टैम्प्स एक्ट। 1765 में स्टैम्प एक्ट पास किया गया, और जिसके तहत ब्रिटिशर्स कहते हैं कि अमेरिका में आज से जो भी लीगल ट्रांजैक्शन होगा उस पर एक स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। आपको एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट का स्टैम्प खरीद के उस पर अफिक्स करना होगा, और ये अमेरिकन को बिल्कुल रास नहीं आया। और अमेरिकन कहते हैं कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि आप कैसे बिना हमारे रिप्रेजेंटेशन के हम पे टैक्स लगा सकते हैं? आपको अधिकार नहीं है कि हमारे रिप्रेजेंटेशन के बिना हम पर टैक्स लगाएं। ये जाती है और आप आताताइयों जैसा व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। और इस स्टैम्प्स एक्ट ने जो आग उनके अंदर दबी हुई थी उनमें घी डालने का काम किया, और यहीं से हिस्टोरियंस मानते हैं कि 1765 से ही अमेरिकन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। अब ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इस स्टैम्प एक्ट से जो पैसा आएगा वो ब्रिटिश सोल्जर्स जो नॉर्थ अमेरिका में रखे गए हैं पीस मेंटेन करने के लिए बिटवीन नेटिव अमेरिकन एंड द कॉलोनिस्ट, और साथ ही साथ जो फ्रांस को हरा के उन्होंने अमेरिकन पर एहसान किया है उसके बदले कुछ पैसे उनसे वसूलने का तरीका था स्टैम्प्स एक्ट। लेकिन ये बात भी अमेरिकन को बिल्कुल रास नहीं आई।
तो यहीं पे एक बैटल क्राई इनको मिला, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना हमारे रिप्रेजेंटेशन के आप हम पे कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते, अगर लगाएंगे तो हम उसका पालन नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था स्टैम्प्स एक्ट 1765 का, इसे आप थोड़ा याद रखिएगा। अब इसी तरह धीरे धीरे 1767 का समय आता है और टाउनशेड एक्ट पास होता है। अब ये टाउनशेड एक्ट क्या था? अब टाउनशेड एक्ट कोई एक एक्ट नहीं था, ये एक सीरीज ऑफ एक्ट्स था, एक सीरीज ऑफ मेजर्स था, जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं अमेरिका में जो सामान आ रहा था उस पर टैक्स लगाने की कोशिश की थी, उस सामान पर टैक्स लगाने की कोशिश की गई थी। तो ये भी बात अमेरिकन को बिल्कुल रास नहीं आई और इससे भी उनके मन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक आक्रोश की भावना पैदा हुई। अब इतना जब आक्रोश भर गया था तो ये कहीं ना कहीं फूटना ही था। इन टाउनशेड एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ और ये शुरू हुआ बॉस्टन में, और इसे ब्रिटिश फोर्सेज ने जब हटाने की कोशिश की, जब को दौरा दौरा के पीटा और वहां गोलीबारी भी हुई, उस गोलीबारी में 5 लोग मारे गए, 5 पीपल वेर किल्ड। और इसी घटना को हम लोग जानते हैं बॉस्टन मैसेकेयर के नाम से। हालांकि ये बहुत बड़ा मैसेकेयर नहीं था, अगर इसे आप जलियांवाला बाग के कंपेयर करेंगे तो यहाँ 5 लोग मारे गए थे। हालांकि जान तो जान होती है, 5 लोग मारे गए थे और इसीलिए हिस्ट्री के अंदर हम इसे जानते हैं बॉस्टन मैसेकेयर के नाम। अब इसी तरह समय चलता रहता है और दौर आ जाता है 1773 का। 1773 में एक टी एक्ट पास करता है ब्रिटेन। अब ये टी एक्ट क्या था? आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास एक टी का बहुत बड़ा वेयर हाउस में उनके पास भंडार पड़ा हुआ था और वो टी बेकार हो रहे थे, पेरिशेबल आइटम में वो धीरे धीरे खराब हो रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने चाहा क्यों ना इस टी को हम अमेरिका में डंप कर दें। और डंप कैसे करें? अब देखो, इससे पहले हमने देखा था कि टाउनशेड एक्ट एक सीरीज ऑफ एक्ट्स आया जिसमें इंपोर्टेड गुड्स पर ड्यूटी लगाई गई। तो ब्रिटिशर्स का इस टी एक्ट के पीछे पहला मोटिव क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्टोर है, जो वेयर हाउस में टी का रिजर्व है, उसे खाली करना और उसे नुकसान से बचाना। ईस्ट इंडिया कंपनी की भी फाइनेंशियल कंडीशन इस समय तक ठीक नहीं थी, तो उसके जो वेयर हाउस में टी पड़े हुए थे उसे किसी न किसी तरह अमेरिका में डंप करे और अमेरिकन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टी पीने पर मजबूर किया जाए। और दूसरा जो मुद्दा इनके साथ ये था कि जो टाउनशेड एक्ट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, टाउनशेड एक्ट्स के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो टाउनशेड एक्ट क्या था कि इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्स लगाया जाएगा। तो अमेरिकन नहीं चाहते थे, वो रिकॉग्नाइज नहीं करते थे कि ब्रिटिशर्स हम पे टैक्स लगा सकते हैं। इसी राइट टू टैक्स को असर्ट करने के लिए इन्होंने सोचा कि हम टाउनशेड ड्यूटी भी लगाएंगे, ये जो टी हम भेजेंगे अमेरिका को और अमेरिकन को बोलेंगे कि आप कंपनी का टी पीजिए, आप ब्रिटेन का टी पीजिए जिस पे टाउनशेड ड्यूटी पे की गई। और अगर वो टी खरीदा जाता है तो इनडायरेक्टली जो अमेरिकन हैं वो ब्रिटिश टी पर टाउनशेड ड्यूटी जो लगी हुई है वो भी पे करेंगे और इट विल इनडायरेक्टली मेक देम रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ ब्रिटेन टू टैक्स अमेरिकन। तो ये बात भी अमेरिकन को कहीं ना कहीं रास नहीं आती है। और तीसरा मुद्दा क्या था ये टी एक्ट के तहत कि स्मगल टी का जो मार्केट था अमेरिका में वो बहुत बढ़ गया था। इस समय एक सर्वे के हिसाब से 86%, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, 86% ऑफ द ऑल टी इन अमेरिका एट दैट टाइम वाज स्मगल डच टी। तो ये स्मगल टी को भी अंडरकट करने की कोशिश की गई थी कहीं ना कहीं इस टी एक्ट के तहत। लेकिन इन सारे कारणों में से अमेरिकन को जो सबसे ज़्यादा रास नहीं आने वाला कारण था वो ये कि टाउनशेड एक्ट के तहत इस टी पर ड्यूटी लगाई गई थी, टैक्स लगाया गया था और वो टैक्स कौन पे कर रहा था? अमेरिकन। और वो टैक्स किसने लगाया था? ब्रिटिशर्स। और अमेरिकन ब्रिटिशर्स के इस राइट टू टैक्स को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते थे। इसने अमेरिकन के अंदर दबे हुए आक्रोश की भावना को और भी घी दिया और उनके अंदर ये भावना आगे चल के आप देखेंगे कि फूट पड़ती है बॉस्टन टी पार्टी 1773 के अंदर। अब ये टी पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जहां गए और 50-60 लोग बैठ के चाय पी रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि बॉस्टन सी पोर्ट पे ब्रिटेन का एक शिप आया, चाय से लदा हुआ एक शिप आया और ये नेटिव अमेरिकन या जिन्हें रेड इंडियंस भी कहते हैं, इनके रूप में डिस्गाइज होके उस शिप पर चढ़ गए और पूरे शिप में जितनी भी चाय थी सभी को समंदर में फेंक दिया। इसी को हम लोग इतिहास में जानते हैं बॉस्टन टी पार्टी के नाम से। तो ये आक्रोश था, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं कि किस तरह चाय को फेंका जा रहा है, ये आक्रोश था। ये आक्रोश एक दिन में नहीं पैदा हुआ था, ये आक्रोश धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने सोशल कल्चरल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जितने भी कॉजेज थे, डिफरेंट एक्ट्स पास किए गए थे, जो भी हमने आज तक डिस्कस किया है, सभी से बूंद बूंद से भरता हुआ आक्रोश बॉस्टन टी पार्टी के फॉर्म में फूट पड़ा, जहां इन्होंने पूरे के पूरे जहाज में जितनी भी चाय भरी हुई थी सारी चाय को समंदर में फेंक दिया।
अब इस घटना से ब्रिटेन भी काफी बौखला गया था। ब्रिटेन बौखला गया था कि ये कैसे कर सकता है। ये ब्रिटेन ने एक सीरीज ऑफ एक्ट पास किया और जिस पूरे सीरीज को इनटॉलरेबल एक्ट कहते हैं। इनटॉलरेबल एक्ट बेसिकली बोस्टन टी पार्टी की घटना में संलिप्त लोगों को सजा देने के लिए पास किया गया था। अब ये एक बहुत ही खूबसूरत इमेज मुझे ब्रिटानिका पर मिला था। इसका सोर्स मैंने यहाँ पे दे रखा है और ये जो एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन है इमेज का, ये मैंने एज इट इज कॉपी किया हुआ है। ये पॉलिटिकल कार्टून डिपिक्टिंग लॉर्ड नॉर्थ विथ बोस्टन पोर्ट बिल एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए पॉकेट फोर्सिंग टी रिप्रेजेंटिंग द इनटॉलरेबल एक्ट्स डाउन द थ्रोट ऑफ ए फीमेल फिगर रिप्रेजेंटिंग द अमेरिकन कॉलोनीज। मतलब ये फीमेल जो है ये अमेरिकन कॉलोनीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ये केटल जो है ये इनटॉलरेबल एक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा, और ये जो पॉकेट से आप इनके पेपर निकलता देख रहे हैं ये बोस्टन टी बिल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बोस्टन में जितना नुकसान करवाया है सब तुम्हें ही चाय पिला पिला के मैं तुमसे वसूलूंगा। और इन पे बहुत ही जातियां की गई थी। ये आप सोच भी नहीं सकते किस हद तक इन पे जातियां की गई थी इस बोस्टन टी पार्टी के लिए। इस कार्टून ने इसे बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट किया है, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक कार्टून लगा दिया था और इसका सोर्स भी दिया हुआ है। अब इसी बीच समय आता है 1774 का, 1774 में, जहां 13 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स फिलाडेल्फिया में मिलने की कोशिश करेंगे। हालांकि सारे 13 नहीं आ पाए, सिर्फ 12 कॉलोनीज आई थी। जॉर्जिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब ये कॉन्टिनेंटल कांग्रेस या फिलाडेल्फिया कांग्रेस कह ले, ये मिली क्यों, ये क्यों बनी थी उस समय? तो ये बनी थी इन प्रोटेस्ट टू इनटॉलरेबल एक्ट्स। इन्हें ये इनटॉलरेबल एक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और इसके प्रोटेस्ट में ये कॉलोनी बनी थी, इसके प्रोटेस्ट में ये कांग्रेस बना था। और इस कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया जिसे हम ये द डिक्लेरेशन एंड रिजॉल्व्स ऑफ फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस या डिक्लेरेशन ऑफ कॉलोनियल राइट्स और सिंपली द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये इनटॉलरेबल एक्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद आया था इन्हें। तो इस डिक्लेरेशन के थ्रू इन्होंने डिमांड क्या किया? इन्होंने डिमांड किया इंग्लिश किंग से कि रिमूव रिस्ट्रिक्शंस और इंडस्ट्री एंड ट्रेड, डू नॉट इम्पोज एनी टैक्स विदाउट द कंसेंट ऑफ कॉलोनीज, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन जो था इनका प्रमुख मुद्दा था। लेकिन अब ब्रिटिशर्स तो इनके कॉलोनियल मास्टर्स थे, उनके भी हमको चोट लगी। उन्होंने इस एक्ट फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के इस एक्ट और इस डिमांड को एक म्यूटिनी समझ लिया और ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि ये म्यूटिनी है, इसे सप्रेस करना चाहिए, तुम जाओ और इन सबको दौड़ा कर पीटो। अब इसी के साथ शुरुआत हो जाती है बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड की। और ये जो 1775 का समय है, ये 1775 का समय यही अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत होती है। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या था और अमेरिकन वॉर क्या था? अगर ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन है तो ये अमेरिकन वॉर है। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन पिछले लेक्चर में किया है। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हालांकि 1765 से शुरुआत मानी जाती है इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत 1775 से मानी जाती है जब एक्चुअल में फाइटिंग शुरू हुई। तो 1775 में जब ट्रूप भेज दिए थे ब्रिटिश ने, जो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस है वो एक म्यूटिनी है, कॉलोनीज म्यूटिनी कर चुके हैं और उन्हें हमें सप्रेस करना होगा। और सप्रेस करने के लिए जब ट्रूप्स आएंगे तो उन ट्रूप्स और अमेरिकन कॉलोनिस्ट्स के बीच में जो लड़ाई होगी वो पहली लड़ाई बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड में होगी। ये नाम हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मुझे सिर्फ ये नाम इसलिए लिखने थे क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत पोएम मुझे मिला था हेनरी वैड्सवर्थ लॉन्गफेलो का, पॉल रेवल्स राइट। तो इस पोएम में ये खूबसूरती के साथ इन्होंने लिखा है कि जब ब्रिटिशर्स आ रहे थे तो किस तरह गुप्तचरों के द्वारा सीक्रेट सिंबल, सीक्रेट साउंड्स के थ्रू किस तरह अमेरिकन्स को आगाह किया गया कि ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, कितनी तादाद में आ रहे हैं। तो ये लड़ाई में उन्हें काफ़ी मदद हुई थी इनसे। अब बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड जब खत्म हुआ उसके बाद समय है 1775 का। तो 1775 में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस को सक्सीड करते हुए सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाई थी 13 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव ने, और इसमें 13 के 13 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस है, ये इस समय से जब तक गवर्नमेंट नहीं बन जाती वहाँ की, तब तक डी फैक्टो नेशनल गवर्नमेंट के तौर पर फंक्शन करेगी। और सबसे ज़रूरी काम जो इस सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने किया वो 4 जुलाई 1776 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पास करके किया। आज तक 13 कॉलोनी वाले अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए ब्रिटेन से लड़ रहे थे एज एन इंग्लिशमैन,
कि मैं एक ब्रिटिश सिटीजन हूँ और मुझे भी अधिकार चाहिए, मुझे राइट्स चाहिए। लेकिन इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने कह दिया है कि हम ब्रिटिशर्स नहीं हैं, हम इंग्लिशमैन नहीं हैं, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है और हमें एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह ट्रीट करो, हम सॉवरन हैं, हमारे अपने राइट हैं। और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में काफ़ी रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे। ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल एंड दे आर इंडाउड बाई, दे आर क्रिएटेड विद सर्टेन इनएलिएनेबल राइट्स and among these rights are life, liberty and the pursuit of happiness. Inalienable rights। अब इसमें आप देखो कितनी क्रांतिकारी विचारधारा है। उस समय तक किसी भी कॉलोनी ने इस तरह का विद्रोह नहीं किया था, इस तरह का डिक्लेरेशन नहीं किया था ब्रिटेन के खिलाफ। अब ये विचारधारा कितनी क्रांतिकारी है कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, सारे मेन बराबर हैं और क्रिएटर ने उन्हें सभी को इनएलिएनेबल राइट्स, जो कोई भी ताकत उनसे नहीं छीन सकती, ऐसे राइट्स दिए हैं। और उन राइट में सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। तो एक बहुत क्रांतिकारी विचारधारा लाई गई थी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के थ्रू सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के द्वारा। द डिक्लेरेशन एडवांस दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी एंड अफर्म देयर राइट टू फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट। अब डिक्लेरेशन ने यह भी कहा कि जो पीपल है वही सोर्स ऑफ अथॉरिटी है और वही अपने लिए गवर्नमेंट बनाएंगे, सिर्फ उन्हें ही अधिकार है और एक फॉरेनर को कोई अधिकार नहीं कि तुम उनके लिए सरकार बनाओ, उनके राइट्स छीनो, उनके राइट्स रिस्ट्रिक्ट करो। ये राइट इनएलिएनेबल राइट्स हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये इनएलिएनेबल राइट्स हैं। ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, आपको भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ पे फिर वही चीज़ जो मैंने आपको बताई वो लिख रखा है मैंने कि इस सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस से पहले तक 13 कॉलोनीज के लोग जो है वो एज एन इंग्लिश मैन लड़ रहे थे अपने राइट्स के लिए, पर ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ये एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह अपने राइट्स के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने लगे। अब ये लड़ाई जो 1775 में शुरू हुई थी बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड से ये लड़ाई चलती रही और जॉर्ज वॉशिंगटन साहब जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी थे, जॉर्ज वॉशिंगटन साहब को बना दिया गया अमेरिकन फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर। और ये लड़ाई चलती रही। इस लड़ाई में अमेरिका को फ्रांस से भी सपोर्ट मिला था। फ्रांस और ब्रिटेन जो थे इस समय चिर प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, जहां भी एक दूसरे का नुकसान हो दोनों जरूर पहुंचेंगे नुकसान करवाने। तो फ्रांस ने भी अमेरिका को काफ़ी सपोर्ट किया था। और अब जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये जो फ्रांस की यहाँ पे चाल थी कि अमेरिका को सपोर्ट करना है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, इसकी वजह से उसके स्टेट कॉफर्स पर बहुत बुरा नुकसान पड़ा, उसके फाइनेंशियल वीक हो गए थे। इस फाइनेंशियल वीक होने की वजह से फ्रांस को बहुत सारी दिक्कतें आई और कहीं ना कहीं इसने भी फ्रांस के रिवॉल्यूशन को आग में घी डालने का काम किया था। खैर, इसकी बात हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में करेंगे, पर यहाँ देखते हैं कि जो बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन साहब को अमेरिकन फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर बना दिया गया था और इसके बाद कई लड़ाइयाँ लड़ी गई। और अंत में क्या हुआ कि 1781 में 1781 में जनरल कॉर्नवालिस जो ब्रिटिश फोर्स को हेड कर रहे थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। 1781 में सरेंडर किया और 2 साल के बाद 1783 में 1783 में ट्रीटी साइन की गई, जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं जाकर ब्रिटेन ने इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका को रिकॉग्नाइज किया और जॉर्ज वॉशिंगटन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बने। अब ये लड़ाइयाँ, कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लड़ाइयाँ अमेरिकन्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये इवेंट्स सारे डिटेल में जानना जरूरी है। हमारे लिए मोटे तौर पे हमने जान लिया कि ये लड़ाई क्या थी, क्यों थी और कब हुई और इसका परिणाम क्या हुआ, तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। सारे लड़ाइयों पे हम फोकस नहीं करेंगे। अगर आप कोई साइड बुक, रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं जिसमें ये सारी लड़ाइयाँ दी गई हैं तो आप बेशक पढ़िए, लड़ाइयाँ पढ़िए, वो इंटरेस्टिंग होंगी। हर एक लड़ाइयों में कुछ टैक्टिकल मूव्स दोनों पार्टीज़ ने किए हैं, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। 1783 में ऑफिशियली ब्रिटेन ने अमेरिका के इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया और जॉर्ज वॉशिंगटन साहब अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। अब सवाल आता है कि ये 13 कॉलोनी जो सभी इंडिपेंडेंस क्लेम कर रहे थे, सब कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट नेशन है, ये एक कैसे हुए? क्या ये इंटीग्रेशन बहुत आसान था या ये इंटीग्रेशन मुश्किल था? तो ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, ये बहुत ही मुश्किल था। और हमारे भारत का जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो उस इतिहास में भी हमारे आज़ादी के बाद इंडिया को कैसे इंटीग्रेट किया गया, किस किस राज्य को इंटीग्रेट करने में दिक्कतें आई थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किस तरह इन्हें इंटीग्रेट किया था, उसकी कहानी जानेंगे। लेकिन यहाँ हमें ये कहानी जाननी है कि अमेरिका जो 13 कॉलोनीज थी, वो 13 कॉलोनीज से बाद में और 20, 25, 30, 34 कॉलोनीज कैसे हुई और ये कॉलोनी एक दूसरे से इंटीग्रेट कैसे हुई, ये कहानी भी जाननी जरूरी है। लेकिन ये
कहानी आसान बिल्कुल नहीं थी, इनमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मल्टीपल डिसएग्रीमेंट्स थे, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट, सोशल डिसएग्रीमेंट, इकोनॉमिक डिसएग्रीमेंट, और इनमें से जो सबसे मदर ऑफ ऑल इशू था वो था इशू ऑफ स्लेवरी, जिसके कारण अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर 1861 से 1865 तक। तो ये जो सारी दिक्कतें हैं, क्या दिक्कतें आई अमेरिका की इंटीग्रेशन में, ये दिक्कत हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम मेनली फोकस करेंगे इशू ऑफ स्लेवरी एंड सिविल वॉर पर फोकस करेंगे। तो इसे रहने देते हैं अगले लेक्चर के लिए। ये थोड़ा सा एक सेपरेट टॉपिक बना के अगर इसे पढ़ें तो इस पर हम लोग अच्छा फोकस दे पाएंगे। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इम्पैक्ट्स ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या हुआ। तो सबसे पहला इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। ये ब्रिटेन के साथ इतना बड़ा विद्रोह किसी ने आज तक नहीं किया था जो अमेरिका ने किया, और इस रिवॉल्यूशन का परिणाम ये रहा कि पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड अमेरिका का जन्म हुआ। और इस रिवॉल्यूशन ने पूरी दुनिया में लोगों को रिवॉल्यूशन करने के लिए प्रेरित किया, उन्हें शक्ति दी कि अगर 13 कॉलोनी मिलकर ब्रिटेन जैसे पावर को वहां से खदेड़ सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी करेंगे। इट इंस्पायर्ड रिवॉल्यूशन इन यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड एशिया। और साथ ही साथ जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ ये भी देखेंगे कि फ्रेंच सोल्जर्स जिन्हें फ्रांस ने मदद करने के लिए भेजा था अमेरिकन्स की, ये सोल्जर्स जब अमेरिका आए तो वहाँ की हवा में जो भावनाएं थी, वहाँ की हवा में जो लिबरल थॉट्स थे उन्हें भापा। और जब ये वापस गए तो फ्रांस में जो हालत देखी, वो हालत देख के इनसे रहा नहीं गया। तो वहाँ भी इन्होंने अमेरिका में जो सीखी हुई लिबर्टी की भावना थी, उस भावना को फैलाने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं उसने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया था। तीसरा है इम्पैक्ट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। तो एक डीकोलोनाइजेशन हमारा एक टॉपिक है। मैंने ये डीकोलोनाइजेशन सबसे एंड के लिए इसलिए रखा है क्योंकि धीरे धीरे जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अपना कोर्स आगे बढ़ा रहे हैं, तो कई जगह हम डीकोलोनाइजेशन देखेंगे, कई जगह स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका जैसे वहाँ कोलोनाइजेशन देखेंगे। तो काफ़ी चीज़ें हम कोलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन का थ्रू आवर लेक्चर से ऑलरेडी कवर कर रहे होंगे, और लास्ट में जब इस पे एक स्पेशलाइज्ड एक फोकस लेक्चर बनेगा तो उसमें इन चीज़ों को बस कंसोलिडेट कर देंगे, जिससे कि आपको समझने में, इम्बाइब करने में, इंटरनलाइज करने में आसानी हो। अब लोगों के पॉलिटिकल लाइफ में भी थोड़ा बदलाव आया, लोगों को राइट टू वोट दिया गया, लेकिन ये राइट टू वोट भी वुमेन, अफ्रीकन अमेरिकन और नेटिव अमेरिकन, इन तीनों को राइट टू वोट नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए कि एक पैराडॉक्स साबित होता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में कहा गया था ऑल मेन आर इक्वल, और इन सभी मेन के पास कुछ इनएलिएनेबल राइट्स होते हैं जिन्हें कोई उनसे नहीं छीन सकता। लेकिन यहाँ पे जब अमेरिका को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिला तो उसके बाद ये राइट्स इन लोगों ने वुमेन, अफ्रीकन अमेरिकन और नेटिव अमेरिकन से छीनने की कोशिश की, उन्हें वोटिंग राइट्स ना देकर। द इशू ऑफ स्लेवरी रिमेन्ड एंड वाज अ ब्लॉट ऑन अदरवाइज ग्लोरियस अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो ये इशू ऑफ स्लेवरी ये सबसे बड़ा गले का कांटा था अमेरिका के इंटीग्रेशन प्रोसेस में। तो ये इशू ऑफ स्लेवरी क्या था, इसके बारे में अभी यहाँ रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। पर आप ये याद रखिए कि इशू ऑफ स्लेवरी सबसे बदनुमा दाग था अमेरिका के रिवॉल्यूशन। इसके बाद एंड ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रोड्यूस द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो अमेरिका का जो संविधान था वो दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। ये भी एक इम्पैक्ट रहा अमेरिकी क्रांति का। तो इसके साथ इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं। अब आप लेक्चर को रिवाइंड करके अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स ले सकते हैं। लेक्चर में सारे स्लाइड्स में चीज़ें बिल्कुल, टेक्स्ट बिल्कुल एक्सप्लेनेटिव और डिस्क्रिप्टिव हैं, आपको नोट्स लेने में बहुत ही आसानी होगी, और इसे आप रिवाइज करते रहिए। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे अमेरिकन सिविल वॉर को जानने की कोशिश करते हुए। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको लग रहा हो कि ये आपके प्रिपरेशन में कुछ पॉइंट्स ऐड कर पा रहा है, आपको इसका कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे तो आपको आने वाले लेक्चर्स की सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यू विल नॉट मिस एनीथिंग। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।